दोस्तों, इस वीडियो को सभी जुडिशियल एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स, एडवोकेट्स और जुडिशियल ऑफिसर्स ज़रूर से देखें और पूरा देखें, क्योंकि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट को मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने के कॉन्टेक्स्ट में एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया है। और कोर्ट ने ये भी डिस्कस किया है इसमें कि क्या राइट टू मैरिज एक फंडामेंटल राइट होता है या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले तो इस केस का नाम देख लेते हैं कि क्या केस का नाम है। केस का नाम है सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2023 को यानी कि रिसेंटली ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है। तो चलिए, सबसे पहले इस केस को आगे प्रोसीड करें, पूरी तरह से हम इस मामले को देखें। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इस केस में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं हूँ राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स की वीडियो सेशंस। अगर आप लोग जुडिशियल एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं और जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके वेरियस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस वीडियो सेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे, इस केस का क्या बैकग्राउंड है, यानी कि क्या इशू रहा है कोर्ट के सामने। फिर हम आर्गूमेंट्स को देखेंगे कि जो पिटिशनर था उसने अपने फेवर में क्या क्या आर्गूमेंट्स किए थे, और इसके अलावा कोर्ट ने इस मैटर को किस तरह से एनालाइज यानी डिटरमाइन किया था। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्री के लिए और मेंस के लिए बन सकते हैं, उन कुछ क्वेश्चंस को भी हम जल्दी से देखेंगे, जो कि हमारे जुडिशियल एग्जामिनेशंस में जिनके आने की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो सकती है इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इस मैटर में क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी। तो सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, यानी कि इशू को देख लेते हैं कि कोर्ट के सामने क्या मामला आया और ये मामला अराइज हुआ कैसे, यानी कि ये प्रॉब्लम अराइज हुई कहाँ से। मामला तब अराइज हुआ, कहानी वहां से स्टार्ट होती है जब नवतेज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सिक्स सितंबर 2018 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 377, जो कि अननेचुरल सेक्स को करने के लिए पनिशमेंट के लिए प्रोवाइड करता है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया था। इसका मतलब ये कि जो लोग समलैंगिक थे, यानी कि जो लेस्बियंस हैं, जो गे हैं, जो थर्ड जेंडर्स हैं, जो कि LBGTQs हैं, ये सब के सब अगर कोई भी अननेचुरल सेक्स करते हैं तो वो सेक्शन 377 के परव्यू में नहीं आ रहा था, क्योंकि इन सभी के पास नॉर्मल सेक्सेस, जैसे LBGTs हैं, थर्ड जेंडर्स हैं, इनके पास नॉर्मल सेक्सेस नहीं है। भगवान ने इनको नेचुरल सेक्सेस जैसे एक फीमेल या मेल के पास होता है उस तरह से नहीं दिया है। तो ये लोग जो भी अपना सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे थे तो उसके लिए पुलिस इनको बुक कर रही थी। तो इस बात को लेकर कोर्ट ने कहा कि नहीं, सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब कहानी स्टार्ट होती ही एक्चुअल में यहाँ से। अब क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है, ये लोग साथ में रह सकते हैं, ये लोग अपने एक लीगल रिलेशनशिप में रह सकते हैं और पुलिस इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, इनके पास राइट है कि ये अपने सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर सकते हैं और पुलिस इनको सेक्शन 376 में बुक नहीं करेगी। तो जब ये लोग साथ में रहने लगे तो इनके बीच में इंटीमेसी भी डेवलप होने लगी, प्यार होने लगा। तो अभी लोग चाहते थे कि इनके रिश्तों को एक नाम मिले। तो वो ये भी चाहने लगे कि ये जो अनक्वेयर थे, जो समलैंगिक थे, इनकी शादियों को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे। गवर्नमेंट इनकी शादी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी। अब रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रही थी, इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आगे अभी आऊँगा। लेकिन अगर इनकी शादी रिकॉग्नाइज नहीं होती थी तो उससे क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होने वाले थे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि उनको कोई भी अडॉप्शन का कोई भी राइट नहीं मिल रहा था। दूसरा, सरोगेंसी के जो राइट होते हैं, सरोगेंसी के जो राइट्स है वो भी इनको नहीं मिल रहे थे। इसके अलावा ये प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते थे एज अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, या हस्बैंड और वाइफ की जो पेंशन होती है वो भी इनको नहीं मिल रही थी, क्योंकि इन सभी के लिए मैरिजेस होना ज़रूरी है। हालांकि अडॉप्शन के लिए तो ऐसा मैंडेटरी कहीं पर मेंशन नहीं किया, हाँ शादी के केस में है, लेकिन अदरवाइज ये सारे राइट्स इन लोगों को नहीं दिए गए थे। तो इनका कहना है कि अगर हम भी इंडिया के सिटीजन हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, तो हमें ये सारे राइट्स क्यों नहीं दिए जा रहे। राइट टू इक्वालिटी ये कहता है कि सभी लोग संविधान के सामने, कानून के सामने बराबर हैं। तो फिर हमारे राइट्स जेंडर के आधार के ऊपर क्यों वॉलेट किए जा रहे हैं।
सो इसी बात को लेकर एक PIL ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की गई और उन्होंने कहा कि हमारी मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाए और इसको रजिस्टर करने की परमिशन भी हमें दे दी जाए। अब इस मामले में हुआ क्या, जब ये मैटर कोर्ट ने एनालाइज किया, दोनों साइड से आर्गूमेंट्स हुए, तो कोर्ट ने कुछ एनालिसिस की। अब हालांकि जजमेंट में तो बहुत सारी बातें हैं, काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ है। अब इस छोटे वीडियो में मैं इन सब चीज़ों को तो डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन जो क्रूशियल मैटर है जो कोर्ट के सामने डिस्कशन के लिए आया, मैं वो यहाँ पर आपके लिए आपको रिप्रोड्यूस करके बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी मैरिज रजिस्टर हो तो वो किसी पर्टिकुलर लॉ के द्वारा होती है, यानी कि वो पहले मैरिज होगी तब उसका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किसी भी मैरिज को रजिस्टर करना है तो पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि कोई मैरिज हुई है। अब मैरिज करने के लिए कुछ पर्सनल लॉज हैं हमारे पास, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ हैं, या ईसाइयों के लिए अलग से, क्रिश्चियंस के लिए अलग से कोई मैरिज लॉ हो सकता है या है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर अगर कोई शादी नहीं करना चाहता तो उनके लिए एक स्पेशल लॉ हमारे पास, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भी मौजूद है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ही प्रूव करना पड़ेगा कि इन मैरिज लॉ के हिसाब से कोई भी मैरिज हुई है या रिकॉग्नाइज की गई है। तो सबसे पहले मान लो हिंदू मैरिज एक्ट को देख लेते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट में क्या हुआ हमारे पास, हिंदू मैरिज एक्ट से पहले स्लाइड में हमारे पास सेक्शन नंबर 4C है, तो पहले मैं उसी को देख लेता हूँ, फिर हिंदू मैरिज एक्ट इसके बाद देख लूँगा। देखिए, हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का एक सेक्शन है, सेक्शन स्क्रीन पर देखिए, सेक्शन है 4C। अब 4C ये कहता है कि जो मेल है उसकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो फीमेल है उसकी ईयर्स 18 ईयर्स होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। अब क्योंकि एक्ट में जो वर्ड इस्तेमाल कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, मेल और फीमेल, तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो शादी है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, ये एक मेल और फीमेल के बीच में ही हो सकती है। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि मेल और मेल के बीच में हो सकती है, या फीमेल फीमेल के बीच में हो सकती है, या थर्ड जेंडर के बीच में भी हो सकती है, ऐसा कहीं पर एक्ट में नहीं लिखा। तो फिर कोर्ट के सामने मजबूरी ये थी कि यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तो इस शादी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास पर्सनल लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है। अब हिंदू मैरिज एक्ट को अगर हम देखें, अगर आप सेक्शन नंबर 5 को पढ़ोगे तो शुरुआत में उन्होंने लिखा है मैरिज में बी सोलमनाइज बिटवीन टू हिंदूज। अब यहाँ पर उन्होंने मेल या फीमेल शब्द इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इतनी बात लिखी है कि दो हिंदूज के बीच में शादी हो सकती है। तो यानी कि अगर मान लीजिए कोई समलैंगिक है, अनक्वेयर हैं, और वो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं और वो हिंदू हैं, तो क्या सेक्शन 5 उनको अलाउ कर रहा है? देखो, जो ओपनिंग वर्ड है, क्योंकि टू हिंदू वर्ड इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर तो मेल और फीमेल जैसी कोई बात नहीं है। तो क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आगे एक और क्लॉज है जो कि हमें इस पूरे जो ओपनिंग वर्ड्स थे उसके साथ रेड विद ही करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 5 को हमें टोटलिटी में एज अ होल स्टडी करना होता है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 5 के सबसेक्शन नंबर 3 को, यानी क्लॉज नंबर 3 को। अगर हम क्लॉज नंबर 3 में देखेंगे तो यहाँ पर उनका कहना है कि जो ब्राइड ग्रूम है उसने 21 ईयर्स का एज कंप्लीट कर लिया हो, और जो ब्राइड है उसने एज 18 ईयर्स का कंप्लीट कर लिया हो एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो ब्राइड ग्रूम का मतलब हुआ मेल, जो कि दूल्हा है वो तो मेल ही होगा, और जो ब्राइड है वो फीमेल है। तो यहां पर भी मेल और फीमेल को इंडिकेटिव वर्ड्स आए हुए हैं। यहां पर कहीं पर भी अनक्वेयर्स यानी कि समलैंगिक लोगों के बारे में कोई भी प्रोविजंस नहीं दिया। अब क्योंकि इनके बारे में कोई प्रोविजन दिया ही नहीं, तो इसलिए क्या यहां पर जो पार्टीज कंसर्न है वो अदर देन मेल और फीमेल हो सकते हैं? वो कहते हैं नहीं, अदर देन मेल और फीमेल नहीं हो सकते, उनको मेल या फीमेल ही होना चाहिए शादी के लिए। इसलिए कोई भी वैलिड मैरिज मेल और मेल के बीच में, फीमेल फीमेल के बीच में, और थर्ड जेंडर और थर्ड जेंडर के बीच में नहीं हो सकती। जेंडर्स होमोजेनस नहीं हो सकते, वो हेट्रोजेनस होने चाहिए। अब ये जो अनक्वेयर लोगों के फेवर में जो PIL डाली गई, इसमें आर्गुमेंट्स क्या लिए गए, सबसे पहले उसको देख लें। सबसे पहले तो उनका कहना ये था कि हम सब सिटीजन्स हैं, तो हमारे पास राइट टू मैरिज है, हमको शादी करने का अधिकार, और आप अगर हमारी शादी को इन आधार पर के प्रोविजंस नहीं बने हुए हैं तो आप हमें डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा उनका कहना था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारी शादी को रजिस्टर करने से मना करती है तो हमारे संवैधानिक अधिकार यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो राइट्स हैं वो वॉयलेट होते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी शादी को रजिस्टर करने से मना कर दिया गया तो हमें समाज में जो सोशल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, हम लोगों को वो सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। ये आर्गुमेंट्स जो हैं वो समलैंगिक के
द्वारा किए गए, उनकी तरफ से किए गए थे। अब आगे मैटर आया, कोर्ट ने इस मामले को किस तरह से एनालाइज किया। कोर्ट ने यहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स दी। क्या कहा कोर्ट ने कहा कि देखिए, हम स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 4(3) या 4(c) में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, जो है वो एज इट इज रहेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर इसमें कुछ भी तब्दीली लाना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट कर ले, कोई नया कानून लेकर आए। और हम इस कॉन्टेक्स्ट में कानून नहीं बना सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 3 टायर सिस्टम के बारे में बात करता है। एक लेजिस्लेचर जिसका काम है लेजिस्लेट करना, कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव जिनका काम है उनको इम्प्लीमेंट करना, और अगर मान लो कोई भी लॉ बना है उसे इम्प्लीमेंट करवाना और उसको एनालाइज करके उन लोगों को जो उन राइट्स को क्लेम करना चाहते हैं, वो सब काम जुडिशरी का है। तो हमारा काम कानून को बनाने का नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वहां पर हमारे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। तो इसलिए अगर कोई भी कानून सरकार बनाना चाहती है तो इस कॉन्टेक्स्ट में अमेंडमेंट करके लेकर आए, तब उसकी शादी को रजिस्टर या रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ठीक होगी बात। इसके अलावा कोर्ट ने आगे भी 3:2 की मेजोरिटी से ये कहा कि राइट टू मैरिज एक फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू मैरिज एक फंडामेंटल राइट नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, इन लोगों का साथ में रहने का तो अधिकार है, लेकिन इनके पास ये राइट नहीं है कि ये इनकी शादी को रिकॉग्नाइज किया जा सके, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो इनकी शादी को एट टाइम्स रिकॉग्नाइज करता हो। इसके अलावा क्योंकि इस पर्टिकुलर जजमेंट में, इस पर्टिकुलर केस में 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें कि हमारे चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस का जो जजमेंट था वो माइनॉरिटी वाला था, क्योंकि जो मेजॉरिटी जजमेंट्स थे वो 3 जजेस के द्वारा दिए गए, और बाकी जो 2 माइनॉरिटी जजेस थे उसमें हमारे चंद्रचूड़ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा एट टाइम्स कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो एडॉप्शन को के प्रोविजंस के लिए प्रोवाइड करता हो उन लोगों के लिए जो लोग समलैंगिक हैं, जो लोग अनक्वेयर्स हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सरकार कोई कमेटी बनाकर कोई भी अगर कानून बनाना चाहती है तो कानून बना ले। तो ये कुछ बेसिक्स जो कि इस जजमेंट के हाइलाइट्स हैं, जो कि आपके जुडिशियल एग्जामिनेशंस के लिए या कोर्ट ऑफ लॉ में आपको जो यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो सब मैंने यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए हैं। तो इसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उनको भी मैंने आपके रेडी रेकन के लिए रिप्रोड्यूस किया है, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी हो जाए। तो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन ये है कि वेदर अ राइट टू मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट। आप सब लोग जानते हैं कि राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आंसर इज नो। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट राइट टू मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। हाँ, तो ये वाला तो केस है हमारे वाला, सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो वो आपको यहाँ पर कंफ्यूज करके बता सकते हैं, जैसे शिवानी चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नास फाउंडेशन, ऐसे करके कुछ भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक हो गया। तो सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसी वाले केस में कि राइट टू मैरिज एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके अलावा कौन से सेक्शन में, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के कौन से सेक्शन में ये कहा है कि जो शादी के लिए जो मेल है उसकी उम्र 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो फीमेल है उसकी एज 18 ईयर्स होना चाहिए। तो हमारे पास ये 4C में वर्ड मेल और फीमेल इस्तेमाल हुआ है, तो वही हम लोग यहाँ पर मार्क किया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू अनक्वेयर्स। देखिए, राइट ऑफ अडॉप्शन उनको अवेलेबल नहीं है, राइट टू गेट मैरिज रजिस्टर्ड ये भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि दोनों ही उनके पास ये राइट्स अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा मेंस में भी ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि 80% तक चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्योंकि लेटेस्ट है। तो जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पूरा देखना है। और जिस तरह से मैंने पॉइंट वाइज ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिप्रोड्यूस की हैं, अगर आप इसे मेंस में अपने वर्ड्स में इन सभी की पॉइंट्स को यूज़ करके अगर आप लिखते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो पहली बात यहाँ पर यह है कि जो क्वेश्चन है हमारे पास को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिज, यानी कि सेम सेक्स मैरिज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, उसके संवैधानिक वैधता को एग्जामिन कीजिए विद द हेल्प ऑफ रिसेंटली डिसाइडेड लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आपको यही सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस का रेफरेंस देकर इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करके इनको डिस्क्राइब करके डिटेल में आपको मेंशन करना है। हाँ, डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन लंबा है यानी कि ज़्यादा मार्क्स का है तो आप डिटेल में लिखिए, अगर छोटा क्वेश्चन पूछा गया यानी कम मार्क्स का पूछा गया है
तो आप शॉर्ट में भी लिखकर इस बात को आप बता सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पूरे जजमेंट के हाईलाइट्स और कीवर्ड्स सब प्रॉपर्ली समझ में आ गए होंगे। तो वो सभी लोग जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in में रजिस्टर करके वेरियस कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल इन रिलेशन टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।